सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस समय राजनीतिक माहौल तो गर्म है। बिहार में चुनाव हो रहे हैं और देश के अन्य हिस्सों में अलग अलग चीजों पर राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं। हिंदुस्तान के विकास को लेकर थोड़ा सा जो गतिरोध बना हुआ था कोरोना को लेकर, वो अब कुछ खत्म होने लगा है। लेकिन क्या हिंदुस्तान का डेवलपमेंट पर किन किन चीजों का असर हो रहा है? बिहार में इस समय जहां चुनाव हो रहे हैं वो देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक माना जाता है। बिहार की चर्चा करें और हिंदुस्तान की चर्चा करें, उन दोनों को एक ही तरीके से देखना चाहिए। इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बेहद खूबसूरत मेहमान हैं। राज्यसभा के उपसभापति, बिहार से राज्यसभा सांसद, पत्रकार और सोशलिस्ट लीडर, मैं उन्हें ज्यादा तौर पर कहना चाहता हूं, हरिवंश नारायण सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हरिवंश जी ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर पर किताब लिखी है, पत्रकारिता के झंडे गाड़े हैं, अलग तरीके की पत्रकारिता की है। उनको फॉलो करने वाले मेरे समेत बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता में उनको फॉलो करने की कोशिश की। हालांकि वो रास्ता थोड़ा मुश्किल है, उन्होंने थोड़ी ज्यादा बड़ी स्केल खींच दी है, उस पर चलना आसान काम नहीं है। लेकिन हरिवंश जी के रास्ते पर चलने से पत्रकारिता के रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है। सोशलिज्म से आज तक का जो हमारा लिबरलाइजेशन तक का है, इस सफर पर क्या हो रहा है, क्या चर्चा हो रही है, और आजकल चर्चा हो रही है बिहारी फर्स्ट, बिहारी अस्मिता और बिहार को लेकर भी, इन सब पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्य हिंदी के लिए आपने वक्त निकाला इन सब व्यस्तताओं के बावजूद। मुझे समझ ही नहीं आता कि आपसे कहाँ से शुरू करूं, पत्रकारिता से शुरू करूं, राजनीति से शुरू करूं, सोशलिज्म से शुरू करूं या पार्लियामेंट से शुरू करूं। बिहार से शुरू करना मुझे लगता है क्योंकि जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा से आपका रिश्ता है, आपका जन्म हुआ है। तो मैं समझना चाहता हूं कि बिहार आजकल चर्चा पर है। बिहारी अस्मिता को लेकर हिंदुस्तान में बहुत चर्चा होती है। आपने भी काफी कुछ लिखा है, काफी कुछ पढ़ा है और काफी आपने उस पर काम किया है। क्या है ये इशू? पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा विजय त्रिवेदी जी। मैं आपको पढ़ता रहा हूं और जिस तरह की गंभीर पत्रकारिता और लेखन आप करते रहे, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मैं उसका बहुत प्रशंसक हूं। शुक्रिया सर, हम तो आपको फॉलो कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मेरी सीमाएं हैं बातचीत करने में, लेकिन मैं आपसे चर्चा के लिए बिल्कुल हमेशा अपने को तैयार पाया। दरअसल आप इस अर्थ में पाइए कि बिहार कभी संकीर्ण अर्थ में या हिंदी पट्टी ही कभी अपने यहां उपराष्ट्रीयता की बात उसने नहीं की। तो बिहारी बात, बिहारी अस्मिता, ये कभी आप देखेंगे बिहार में जब भी बड़े इशू देश के उठे, बिहार ने एक राह दिखाई, एक लौ जलाया और रास्ता बताया। संयोग से जिस प्रकाश नारायण जी का आपने उल्लेख किया, मैं यह सौभाग्य महसूस करता हूं कि मैं उस गांव का हूं। वह गांव दो नदियों के बीच में, गंगा और घाघरा के बीच में, जहां एक फसल होती थी और जिसका भौगोलिक आकार इस रूप में विजय जी है कि नदियों का कगार जो है बाढ़ तय करती है कि कौन सा इलाका किधर रहेगा। यह दो राज्यों में और दो राज्यों के 3 जिलों में, आरा, बलिया और छपरा में विभाजित है। मूलतः फंक्शनल रिश्ता, रोज का दैनिक कार्यक्रम बिहार से जुड़ा हुआ है। तो ये इसका एक भौगोलिक वो है। जयप्रकाश जी रहे आजीवन पटना में ही, गांव से उनका रिश्ता रहा। मैं बताना चाहूंगा कि बिहारी अस्मिता से आपने चर्चा शुरू की, तो 72 में जब गुजरात में आंदोलन शुरू हुआ, नवनिर्माण जी ने, उस वक्त हम लोग बिल्कुल, मैं बल्कि कॉलेज में जा रहा था, तो याद है उस वक्त उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा था, जो मैं बाद में पढ़ा, जिसका कुछ शीर्षक इस रूप में था, बिहार सोज द वे। उन दिनों जयप्रकाश नारायण एवरी मैन पत्रिका निकालते थे और मुझे याद है मेरे गांव आना जाना बड़ा तकलीफ देह होता था। नदी से लोग पार करके आते थे, पैदल 10-10 किलोमीटर चलना होता था। तब अज्ञेय जी और कई लोग जेपी से मिलने आए थे, क्योंकि वो गांव में उस वक्त प्रवास कर रहे थे। एवरी मैन की का स्वरूप, उसका कैसे कंटेंट हो, क्या आकार हो, वीकली हो, फोर्टनाइटली हो, मंथली हो, क्या स्वरूप हो, ये बात करने के लिए। अब याद होगा जयप्रकाश नारायण जी ने एवरी मैन निकाला था, जो इमरजेंसी में फिर बंद हुआ। तो उस वक्त जेपी ने लेख लिखा था, जो इंडियन एक्सप्रेस में साथ छपा था, बिहार सोज द वे, गुजरात सोज द वे। और अंततः गुजरात का वो नवनिर्माण आंदोलन बिहार आकर देश के आंदोलन में तब्दील हुआ।
चाहे 1857 की लड़ाई हो या उससे पहले आप इतिहास में चले जाएं, तो एक दौर था जब मुझे लगता है कि ईसा सदी से काफी पहले, मैंने हजारों वर्ष पहले, शायद 1500 वर्ष पहले, अर्ली वैदिक पीरियड में हम राजा जनक की चर्चा सुनते हैं, विदेह की चर्चा सुनते हैं, अष्टावक्र की गीता का चर्चा जहां होता था। जनक किस रूप में, मैं नहीं जानता, ऐतिहासिक पुरुष के रूप में उनको मान्यता नहीं है, लेकिन किंवदंतियों में जिस रूप में जीवित थे, वो किस रूप में अपना राज्य चलाते थे। मैंने ऋषि राजा की कल्पना, मैं बहुत वर्षों बाद कलकत्ता के एक आईआईएम में एक सेंटर चलता था, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, उसमें पढ़ने गया। कुछ दिनों के लिए रिक्शा और पत्रकार रहते हुए मैं जाऊं आईआईएम में। उसके डायरेक्टर उस वक्त होते थे प्रोफेसर एसके चक्रवर्ती। उन्होंने जनक पर 2-3 लेख लिखे थे स्टेट्समैन में और बाकी अंग्रेजी अखबारों में, जिसमें मूल आशय था कि सत्ता चलाने की ऋषि परंपरा क्या रही है, यानी राजा राजर्षि के तौर पर। तो यस, राजर्षि, अच्छा शब्द आपने कहा, राजर्षि शब्द ही उन्होंने लिखा था। तो ये परंपरा बिहार ने दी। उसके बाद आप देखेंगे बिहार में उन दिनों 3 हिस्से मूलतः माने जाते थे, 3 महाजनपद। अंग, जहां से माना जाता है कर्ण निकले, कर्ण के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, और वो चरित्र है जो हमेशा दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपने तेज से, अपनी प्रतिभा से, अपनी प्रतिबद्धता से, उनकी मान्यताओं से सहमत असहमत जो भी हो, पर वो प्रतिबद्धता एक अद्भुत चरित्र का निरूपण करती है। उसी तरह मगध, बल्कि मुझे कहने की इजाजत है, अन्यथा न ले लो, मगध ने देश का इतिहास पहली बार लिखा, और जो व्यापक स्तर पर लिखा, उसके बाद देश का वैसा इतिहास बन नहीं सका। यहां से चंद्रगुप्त मौर्य, और खूबसूरती देखिए विजय जी, 44-45 वर्ष में जिस व्यक्ति ने पूरे देश को एक स्वरूप दिया, बड़ा अद्भुत स्वरूप, उसके बाद वो आदमी सत्ता छोड़ करके संन्यास में चला गया। आपको मालूम है कि वो जैन हो गए, चाणक्य जहां हुए, जहां एक से एक विलक्षण चीजें। उन दिनों आप पाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें मेगास्थनीज और शायद कई विदेशी लोग आए थे जिन्होंने बड़ा वर्णन किया है उस वक्त के पाटलिपुत्र और उस वक्त के मगध साम्राज्य का, उसकी खूबसूरती का। तो ये था। तीसरा जो यूनिक प्रयोग दुनिया की दृष्टि से हुआ, जिसे वज्जी संघ कहते हैं, लिच्छवी गणराज्य, वो तो तब कहीं यह गणतंत्र ऐसा रूप स्वरूप में था ही नहीं, और कितना वो गणतंत्र ताकतवर था। विजय जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि बुद्ध के उस चर्चा में प्रसंग आता है बौद्ध धर्म में कहीं, कि मगध साम्राज्य उस पर, लिच्छवी पर कब्जा करना चाहता था। तो मगध सम्राट ने अपने सबसे बड़े जो उनके सेनाध्यक्ष थे, उनको भेजा कि आप भगवान बुद्ध के पास जाओ और पता करो कि क्या रास्ते हैं। तो वो कई बार गए। तो एक बार भगवान बुद्ध ने उनकी उपस्थिति में आनंद से कहा कि वज्जी संघ पर यानी लिच्छवी पर तब तक आप कोई कब्जा नहीं कर सकते जब तक वो 10-12 चीजें, लेकिन अद्भुत है कि जब तक वो साथ बैठकर सब चीजों को तय करते हैं, जब तक उनमें बिल्कुल मतभेद नहीं है, जब तक वो सामूहिक निर्णय लेते हैं, जब तक वो स्त्रियों का इस तरह आदर करते हैं। वो इलाका है जहां वैशाली की वो नगर वधु के जिसके बारे में आपने सुना, भोपाली के बारे में। तो ये बिहार का वो इलाका रहा। बिहार आजादी के बाद आप देखेंगे 1857 की रहनुमाई हो, बीच का इतिहास जरूर आप कह सकते हैं 12वीं सदी के बाद पाल वंश का रहा। उसके बाद जो बाहर से खासतौर से मुगल शासन जब शुरू हुआ 1200 से लेकर लगभग 17वीं शताब्दी तक, तब वो एक ऐसा पीरियड रहा जो बड़ा उथल पुथल का रहा। और बिहार में उस वक्त, आज 21वीं शताब्दी में विजय जी, दुनिया नॉलेज सोसाइटी की कल्पना कर रही है, और नॉलेज सोसाइटी नहीं मुक्ति का रास्ता मानती है। बिहार ने तब दुनिया में नॉलेज सोसाइटी का रास्ता दिखाया। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, वे इंसान की चीजों में दर्ज है। बाकी मिथिला विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, तेलहरा विश्वविद्यालय था, उदंतपुरा विश्वविद्यालय था। इस तरह के अनेक विश्वविद्यालय बिहार में हुआ करते। तो एग्रीकल्चर बेस्ड सपोर्ट से थे। तो ये बिहारी अस्मिता एक तरह से आप उसका जो विराट रूप था, जो भारतीय रूप था, जो उदार रूप था, वही आज भी बिहार में
है। और इसका स्वरूप निश्चित तौर से 1911 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने एक नया आधुनिक बिहार बनाने की नींव डाली। तो बिहारी अस्मिता वही है। फिर बिहार के साथ बड़ा भेदभाव हुआ, और वो कैसे एक समय में जब नीतीश जी सत्ता में आए तब उन्होंने उन सवालों को उठाया, वो एक अलग प्रश्न है, उस पर चर्चा होगी तो मैं बता सकता। यही जानना चाह रहा था, आपने बड़ा विस्तार से बिहार के गौरव की, बिहार के इतिहास की बात की। मेरा सवाल है, जो मैं बिहार भी गया, अभी भी गया था कुछ दिनों पहले भी, बिहार का जो नौजवान है वो पूछता है कि इस गौरवशाली इतिहास के साथ हम कब तक जिएंगे? क्या मौजूदा बिहार उस गौरवशाली इतिहास के साथ कोई कनेक्ट रखता है? आपने इतने विश्वविद्यालयों का नाम लिया, आज बिहार में विश्वविद्यालय नहीं है। नेशनल एजुकेशन इंडेक्स पर देखें तो हम बिहार बहुत नीचे है, हेल्थ इंडेक्स पर बहुत नीचे हैं। यदि लिच्छवी गणतंत्र की बात करें वो अलग इशू है, लेकिन क्या बिहार का गौरव मौजूदा बिहार के साथ कोई कनेक्ट रखता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया विजय जी। मैं बताना चाहूंगा कि आजादी मिलने के तुरंत बाद जब आधुनिक बिहार का स्वरूप हुआ तो बिहार में एक ही पार्टी का शासन रहा लगभग 90 तक। बीच में 67 के बाद कुछ समय के लिए दूसरी पार्टियां आई। आप याद करेंगे 67 में सभी सरकारें आई, लेकिन वो बहुत अल्पजीवी रही, उनकी बड़ी ऐतिहासिक भूमिका नहीं रही। एक ही पार्टी का एक तरह से मेजर शासन रहा। उस पार्टी के शासन में क्या हुआ बिहार के साथ? जो बिहार तब तक, जो मैंने अतीत बताया, कई चीजों पर देश की रहनुमाई करता था, उस बिहार में आप देखें उसके मिनरल्स के साथ क्या हुआ। सबसे बड़ी संपदा बिहार का मिनरल्स था। और यह जब 2005 में नीतीश जी सत्ता में आया तब तत्कालीन केंद्र सरकार से बार बार उठाया कि भाई 1952 में देश के जाने माने समाजवादी चिंतक, न कहूं उनको चिंतक कहूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, अभी भी वो जीवित है, वो एक किताब लिखी थी, बिहार इंटरनल कॉलोनी ऑफ इंडिया। हर देशवासी को पढ़ना चाहिए कि बिहार जिस हालत की आपने चर्चा की पहुंचा कैसे। कोयला मान लीजिए बिहार में निकल रहा है, लौह एस बिहार में निकल रहा है। आपने फ्री इक्वलाइजेशन लागू किया कि कोयला जिस भाव में बिहार में मिलेगा उसी भाव में बंबई में मिलेगा, उसी भाव में कहीं और मिलेगा, तो इंडस्ट्री यहां लगाएंगी कैसे? कई इकोनॉमिस्टों से कैलकुलेट कराया था नीतीश जी ने जब बिहार विशेष राज्य का अभियान चलाया कि कितना बिहार उसे डिप्लॉय हुआ। अंततः मानेंगे कि पूंजी निवेश के बगैर बिहार आगे नहीं बढ़ता, और पूंजी निवेश आप जो बिहार में होने की संभावना थी उसको आपने जड़ से काट दी। कृषि, दुनिया में सबसे फर्टाइल लैंड बिहार का माना जाता है। ग्राउंड वाटर का लेवल उसका इतना बढ़िया है, खेती उसकी अच्छी रही, और जितनी प्रगति मैंने बताई, जितने विश्वविद्यालयों का अतीत का स्वर्णिम इतिहास बताया विजय जी, ये सारा कुछ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी से था। उस एग्रीकल्चर में पर कैपिटा क्या इन्वेस्टमेंट हुआ दूसरे राज्यों में, देश के मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बिहार हमेशा एक राष्ट्रीय फलक पर सोचता रहा है, और कभी बिहार ने इस बात को उठाया भी नहीं है। बिहार का गौरव रहा, बिहार ने कभी आंदोलन किया तो इस हिस्से को नहीं उठाया कि आपने हमारे साथ ये भेदभाव किया। लेकिन अब चूंकि इस हालत में पहुंचा है इसलिए उसके पास कोई विकल्प नहीं। तो पर कैपिटा एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो आते थे वो कहां लगाए जाते थे? सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऐसे जगह जाते थे जहां बिहार के लोग जाते थे। पर आप देखिए 2005 के बाद जो इंस्टीट्यूशंस बिल्डिंग का काम बिहार में हुआ, चाहे मैनेजमेंट का हो, मेडिकल का हो। मुझे याद है कि जो लड़के मामूली और गरीब घरों के पढ़ने के लिए वो बड़ा फी दे करके जाते थे बैकडोर से दूसरे राज्यों में, मेडिकल से लेकर इंजीनियरिंग के, अब वो कॉलेज बिहार में जिले जिले खुल रहे हैं। आप याद करिए कि गरीब राज्य का फ्लाइट ऑफ कैपिटल कैसे कराया जाता था कि हमारे बच्चे दिल्ली से लेकर और साउथ में इंजीनियरिंग और कॉलेज और बाकी जगहों पर पढ़ने के लिए भी बसते, तो गरीब राज्य का पैसा भी उधर जाता था, वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल अलग थी। इन सारी चीजों को रोकने का प्रयास आज के बाद इंस्टीट्यूशंस बनाकर, चाहे मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस हो, कॉलेजेज हो, यूनिवर्सिटीज हो, इस तरह के जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जिन्हें कहते हैं, सीरीज है, मैं चूंकि नाम बता सकता हूं। और वो चीजें कैसे, बिजली की क्या स्थिति, बिजली मुझे 90 तक, आज बिजली डेवलपमेंट का क्रिटिकल कंपोनेंट है।
बिजली का उत्पादन बिहार में क्या था 90 तक, कुछ कहीं आप फिगर नहीं पाएंगे, जबकि उस वक्त बिहार का हिस्सा था झारखंड, यहीं से सारी चीजें जाकर देश के दूसरे हिस्सों में बिजली बनती थी और बिहार को दिया जाता था। आज बिहार के गांव में 24 घंटे बिजली। आप जानते हैं जब रेल पटरी से उतर जाती है तो उसको पटरी पर लाने में जो काम होता है, सृजन का काम हमेशा बड़ा श्रम साध्य और बड़ा होता है। आज एग्रीकल्चर में कई जगहों पर लैंडमार्क बिहार ने देश में उपस्थिति बनाई है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में चाहे वो चावल हो, मेज हो, कैसे बिहार सब चीजें बाहर जा रही हैं, ये आप आश्चर्य ढंग से पाएंगे। 2000 में नारा लगता था, मुझे याद है, जब झारखंड बटा तो बिहार के पास से बचा क्या? एक राजनीतिक व्यक्ति का नाम था, वो मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी वो दौर अलग है, लेकिन पता है बालू और आलू बचा। यानी बालू नदियों का प्रदेश है और आलू, कृषि में आलू का उत्पादन वहां अधिक होता था। ये बिहार की संपत्ति बताई जाती। सर उस बिहार, आप जो है उस बिहार जी, आपने बीएचयू से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आप हिंदुस्तान की इकोनॉमिक्स को और सब चीजों को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आप खुद क्या संतुष्ट हैं आज जो बिहार की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है? आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ बिहार इन करंट सिचुएशन? जब हमने हमने नहीं, बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि 47 के बाद हम अगर साथ खड़े थे और जिस तेजी से दूसरे राज्यों की प्रगति के लिए माहौल बना, अवसर मिला, वो बिहार को नहीं मिला, तो बिहार बहुत पीछे छूट गया। तो पीछे छूटे हुए राज्य को जब तक आप विशेष दर्जा, विशेष पूंजी, विशेष अवसर नहीं देंगे, जो उसका हक था, जो आप उस हक से आपने डिप्राइव किया, तब तक वो बराबर राज्यों को नहीं आ पाएगा। आप देखेंगे कई मानकों पर, चाहे आपका महाराष्ट्र हो या देश के जो भी विकसित राज्य हैं, उनके बराबर लाने के लिए आपको स्पेशल ढंग से एफर्ट करना होगा। बिहार अपने रिसोर्सेज से, अपने ढंग से तेजी से चल रहा है। 2005 में 24,000 करोड़ का बजट था, आज 2.25 लाख करोड़ से अधिक का बजट हुआ बिहार में। अपना बिहार ने कितना इंटरनल रिसोर्सेज से अपनी चीजों को ठीक किया, लेकिन इट नीड्स स्पेशल असिस्टेंस, क्योंकि अतीत में, जैसा मैंने बताया सच्चिदानंद सिन्हा की किताब बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कि कैसे बिहार को इंटरनल कॉलोनी देश ने उसके रिसोर्सेज के आधार पर बनाया। इट्स नीड्स प्रायोरिटी, ताकि बिहार बाकी राज्यों के समकक्ष तेजी से खड़ा हो सके। सर, आपने बहुत अच्छे से इसको क्लैरिफाई किया है, समझाया है, लेकिन मैं थोड़ा कम समझ वाला आदमी हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि जब हम एक तरफ इतिहास की चर्चा करते हैं, स्वर्णिम इतिहास की, बिहार के जो स्वर्णिम इतिहास रहा, दूसरा जिस कारणों से पिछड़ा, आलोचनाओं के जो कारण है, जिन जिन कारणों से बिहार पिछड़ा आजादी के बाद से, वो क्या इन दोनों के साथ जीना ही हमारी जो है किस्मत है बिहार की, कि हम या तो स्वर्णिम इतिहास को याद करते रहें और कहें कि ये लॉलीपॉप बहुत अच्छी थी, आपको खिलाई थी हमारे दादाजी ने, या फिर आलोचनाएं करें कि भैया अभी नहीं हो सकता, अभी देखो बहुत ही हम गड्ढे में गिरे हुए थे, खाई में गिरे हुए थे, अब सड़क पर आने लगे। तो मेरा जो बिहार का नौजवान है वो इन दोनों से ही संतुष्ट नहीं, वो इन दोनों से आगे जाना चाहता है। आप मतलब मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप का ये एक्सक्यूज उसे एक्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, ये नौजवानों का एस्पिरेशन है, वो जो दुनिया में बदलाव तेजी से हो रहा है उसमें अपनी वो जगह चाहते हैं, लेकिन वो जगह पाने के लिए बिहार बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। मैं ये बताना चाहता हूं, आप देखें देश में कई चीजों का अपने काम से बिहार ने रास्ता दिखाया। औरतों को डॉक्टर लोहिया ने बहुत पहले कहा था कि उनको आधी आबादी को आप पीछे मत रखो, शरीर के आधे हिस्से को अगर आप पीछे रखोगे, उसको अगर फॉलिज मार गया, शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो आधा हिस्सा काम नहीं करेगा, शरीर जीवित नहीं बच सकता। बिहार में 50% महिलाओं को लोकल बॉडीज के चुनाव में, 35% नौकरियों में जो विशेष अवसर दिया। आप देखिए कई सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेकर बाकी चीजों में जो बिहार में परिवर्तन हुए हैं, मुझे लगता है देश आज उसके बारे में कम जानता है। इसलिए मेरा सिर्फ कहने का अर्थ है कि वो बिहार का नौजवान उन सपनों को साकार कर सके, इसे नॉलेज सोसाइटी बनाने के लिए बिहार एग्रीकल्चर के माध्यम से ही विकास कर सकता है। तो एग्रीकल्चर रोड मैप थर्ड बिहार में लागू है, काम हो रहा है। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था, मुझे याद है, बड़ा रोचक प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहूंगा जय जी। एक बार चंद्रशेखर जी ने किसी भाषण में दिल्ली में कहा था कि हम लोग 67 वगैरह के आसपास कभी जयप्रकाश जी जब नागालैंड में थे, उस वक्त हम लोग किसी कमेटी वगैरह की मीटिंग के लिए गए नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने पूछा, नौजवानों ने, कि आप लोग जितनी बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताएं कि हमें गुवाहाटी से नॉर्थ ईस्ट आने के लिए एक पुल है सिर्फ ब्रह्मपुत्र पर,
और दिल्ली में इतने फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ये विकास का रास्ता है। उन्होंने कहा, चंद्रशेखर जी ने कहीं लिखा भी है शायद, कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं रह गया। बिहार के साथ वही था विजय जी। हम नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार यानी पटना आना चाहते थे तो हमें 2-2 दिन लगते थे, क्योंकि पुल तो 82-83 में पहला बना, कोई कनेक्टिविटी नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है 2005 तक, क्या सड़कें थी, क्या पुल थे हमारे यहाँ। सड़कें ये थी कि 30 किलोमीटर जाने में आप 10 घंटा लग जाए, गाड़ी की क्या स्थिति भगवान जाने। तो वो सारा देखिए, इतिहास में आर्थिक विकास के इतिहास में बड़ा मशहूर रोस्टो एक अर्थशास्त्री हुए, उन्होंने स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लगाया। बिहार पूरी तेजी से उस रास्ते पर उड़ान भर रहा है जहां उन नौजवानों के सपने को साकार कर सके। सात निश्चय से, बाकी चीजों से मैं विस्तार में बताता, पर चूंकि अभी वो चर्चा किसी और संदर्भ में होगी, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बिहार बहुत तेजी से उस रास्ते की ओर जा रहा है जहां उसको अतीत में बहुत पीछे छोड़ दिया गया था, वहां से पीछे छूट गए रास्ते को बहुत कम समय में तय करना और आगे उड़ान भरनी। सर, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, चुनाव व्यवस्था है, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन आपने नीतीश कुमार जी की बात की कि पिछले 15 साल में काफी काम हुआ है। हमारी जो चुनाव व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो किसी सरकार को 5 साल का वक्त देती है, एक वोटर 5 साल काम करने के लिए, कि वो अपनी स्टेट को, अपने इलाके को, अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करे। किसी सरकार को 5 साल की बजाय 15 साल का मौका मिल जाए, 3 बार 15 साल का मौका मिल जाए, क्या उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मुझे एक एक्सक्यूज और दे दीजिए? स्पष्ट है कि 3 बार का मौका लोगों ने ही दिया और काम के आधार पर दिया। विजय जी, काम के आधार पर दिया, उसी काम के आधार पर फिर लोग चुनाव में है और जनता तय करेगी। नहीं, जनता तय करेगी, वो मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं, क्या 15 साल आपको किसी सरकार के, किसी राज्य के विकास के लिए काफी नहीं लगते हैं? एक ऐसा राज्य जिसका आपने 45 मतलब आजादी के बाद से लेकर और 90 तक जो हालत बना दिया, वो मैंने बताया आपको, और 90 से लेकर उसके बाद का जो हुआ वो मैं भी बता नहीं सकता आपको, लेकिन भारत जानता है कि किस विशेषण के रूप में राज्य जाना जाता था। उस राज्य को जहां की आबादी सबसे अधिक है, विजय जी याद रखिए, और क्षेत्रफल बहुत छोटा है, उस चुनौतीपूर्ण राज्य को जिसको मान लिया गया था, इकोनॉमिस्ट ने लिखा था 2005 में और कई पत्रिकाओं ने लिखा था, ये नॉन फंक्शनल है, ये बोझ है। These were the words used by them. वही एग्जैक्टली 5 वर्ष बाद उन्होंने लिखा, या 7 वर्ष बाद 12 में एक रिपोर्ट थी बड़ी दिलचस्प, जिसका मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऐसा कुछ करके, जिसमें स्वामीनाथन अय्यर और 3 इकोनॉमिस्टों की रिपोर्ट थी। उसमें उल्लेख था कि जो बिहार पहले देश पर आर्थिक विकास के मामले में बोझ था, क्योंकि देश का आर्थिक विकास एक औसत होता था, बिहार का कम होता था, तो बिहार को आगे ले जाने में देश का औसत विकास कम हो जाता था। 2005 से 12 के बीच बिहार के औसत विकास ने इतनी तेज ढंग से अपनी रफ्तार कायम की, विकसित राज्यों को पीछे छोड़ करके, कि देश को आगे बढ़ाने लगा। जो राज्य देश का बोझ माना जाता था, उसको इन इकोनॉमिस्टों ने कहा, स्वामीनाथन अय्यर और 3 इकोनॉमिस्टों की रिपोर्ट थी, मैं कभी आपको रेफर करूंगा, वो देखने योग्य है। 2012 की इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, उसमें था कैसे वो बिहार आगे पुश करने लगा। तो अपॉर्चुनिटी समय मिलेगा तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी दिख रहा है, और परिणाम दिखा तभी अगर मौका दिया। आप जैसे लोग जो हैं, एक लीडर, सोच समझ वाले लोग, अब दिल्ली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिहार को एक तरह से। नीतीश कुमार जी की सरकार 15 साल से काम कर रही है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी भी वहां सरकार में शामिल है, और बीजेपी केंद्र में भी है। आपकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, वो भी बीजेपी के साथ है। बार बार प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। इन चुनावों के बाद यदि नीतीश कुमार जी की सरकार भी आती है, मैं ये जानना चाहता हूं कि 2020 के चुनाव के बाद 2025 के चुनाव में भी क्या हरिवंश जी मुझे ये एक्सक्यूज देंगे कि नहीं, अभी थोड़ा सा काम बचा है? भविष्य बड़ा अनिश्चित होता है विजय जी, मैं इसके बारे में मैं कह सकता हूं, आप कह सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर से
निश्चित तौर से डबल इंजन के बाद क्या करना है आपके लिए, बताइए। आपकी जो कहे वही बता रहा हूं मैं। 2005 में जिन लोगों ने नेतृत्व जिस नए व्यक्ति को सौंपा, उस वक्त उन्होंने पाया, कुछ खूबी पाई, 2010 में सौंपा, 15 में सौंपा, और फिर आज आप पाएंगे सारे जो पॉपुलैरिटी के इंडेक्स हैं वो बिहार में क्या बताते हैं, कौन व्यक्ति किसके नेतृत्व में भरोसा है। एक कंट्राडिक्शन में बिहार के मिट्टी में देख रहा हूं कि 70s का जेपी का से बात शुरू की, जेपी के साथ आपने काम किया। जेपी के जो संपूर्ण क्रांति का जो पूरा मूवमेंट है, आंदोलन है, उसमें जितने इश्यूज थे उन सब से उलट बिहार चल रहा है। जाति तोड़ो की बात, जिसको मैं समझता हूं कि उस समय सरनेम हटाने और ये सब बात हुई, जाति के खिलाफ पूरा संपूर्ण क्रांति आंदोलन में हिस्सा लिया जेपी ने। और दूसरा बड़ा इशू था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई भी थी संपूर्ण क्रांति की। आज बिहार, मुझे लगता है कि मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा, किसी एक राजनेता का नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्या आपको लगता है कि हम उसको भूल गए हैं या हमने जानबूझकर उसको पीछे छोड़ दिया? क्या मतलब हुआ ऐसी क्रांति का? चुनाव के बाद इस सवाल का आपका मैं बहुत साफ उत्तर दूंगा, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहूंगा आपसे इस सवाल के उत्तर में, एक बड़ा शिफ्ट दुनिया में विजय जी आपने देखा होगा। पहले जब हम लोगों का दौर था तो हम मानते थे कि राजनीति या जीवन विचारों से प्रेरित होता है, विचार बदलते हैं, वाद बदलते हैं, आइडियोलॉजी समाज को नियंत्रित करती है। इसीलिए इतिहास में अतीत से, यानी चाहे फ्रांस की क्रांति से लेकर के और बिल्कुल आप महात्मा गांधी का जो असर दुनिया में पड़ा वहां तक ले ले, जयप्रकाश जी का देश में जो असर पड़ा वहां तक ले ले, 90 तक उदारीकरण एक लैंडमार्क है विजय जी। उसके पहले तक विचारों ने दुनिया को बदला, उसके पहले तक आइडियोलॉजी ने ही इतिहास को पलट दिया। वो आप उसे सहमत हो अलग चीज है, देखो ठीक साम्यवाद है, बुरा है। मतलब मैं कह रहा हूं कि जो मौजूदा लीडरशिप है देश भर की, खासतौर से उत्तर भारत की, वो जयप्रकाश नारायण के उस मूवमेंट से निकली हुई लीडरशिप है, नॉट एन इंडिविजुअल। मैं उसमें एक ही पंक्ति यही कहना चाहूंगा कि उस मूवमेंट से निकले सिरमौर लोग, सिर्फ एक नीतीश कुमार को छोड़ करके, बाकी ने तो यह कह दिया था कि भाई उस मूवमेंट से हम निकल गए, उससे कोई रिश्ता नहीं रहा। और जिस बात की आप कह रहे हैं, जिस विशेषण की, उसके वो पर्याय बन गए। इसीलिए मुझे तकलीफ हो रही है। इसलिए मैं अभी कहा कि आपको इस सवाल के बारे में एक नए संदर्भ से सोचना होगा कि ऐसे जितने आंदोलन होते हैं उससे निकले लोग तो उन्हीं चीजों के खिलाफ चल पाते हैं। पर बिहार के संदर्भ में मैं एक चीज और अंत में आपको बता देना चाहूंगा। एक बार सुनता हूं चर्चा में सरदार पटेल, आप जानते हैं समाजवादी यूनियन सरदार पटेल साहब के बहुत खिलाफ रहा करते थे, उनकी बड़ी आलोचना करते थे। हालांकि जयप्रकाश नारायण ने भवंस जर्नल में 74 में एक लंबा लेख लिखा और कहा कि हम समझ नहीं सके सरदार कितने बड़े आदमी थे। अब आप बढ़िया लेख है, वो पढ़ने लायक। जेपी वगैरह क्यों बड़े व्यक्ति थे, इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी गलतियों को उसमें स्वीकार किया। दे वर सो ग्रेट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ठीक किया। तो उन्होंने एक बार कहा था, ऐसा मैं कई जगह पढ़ा भी और सुना, कि गांधी जी से, भाई हमारे समाजवादी मित्र बड़े युवा हैं और बहुत उत्साहित हैं, किसी एक राज्य में इनको कहिए हम दे देते हैं, सत्ता चला करके साकार करके अपने सपनों का वो राज्य दिखा दें, राज्य इनको सौंप देंगे। बड़ी चुनौती है इतिहास की विजय जी, आप भी मानेंगे, समाज को बदलना, माइंडसेट बदलना। आलोचना बहुत आसान है, सृजन बड़ा कठिन है। आलोचना आसान है। आपने एक और चर्चा की, क्योंकि आपके साथ इस पर मैं चर्चा कर सकता हूं। लिच्छवी गणतंत्र की बात आपने की। लिच्छवी को आप याद कर रहे थे, लिच्छवी वंश के वक्त में गणतंत्र। मुझे अभी जब मैं बिहार था, मुझे लोगों ने कहा कि गणतंत्र की बात तो ठीक है, अब तो 1 पर्सन सरकार, एक दिमाग, एक सोच, एक व्यक्ति, कोई सलाह नहीं, कोई मशवरा नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं, सब जो आपको ठीक लगे, अहम ब्रह्मास्मि की तरह से बिहार चल रहा है। ये गणतंत्र की कौन सी कहानी है? दरअसल मैं ऐसे सवालों पर जो बिल्कुल मुझे लगता है कि आधारहीन है, और समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कहते हैं, उनके बारे में क्या बताऊं आपको। लेकिन आप देखिए हमारे यहाँ लोकतंत्र में चीजों को चलाने का तौर तरीका क्या है। विधानसभा समय से होनी चाहिए,
वो आप बिहार में रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए, अन्य राज्यों की तुलना में उसका क्या रिकॉर्ड है। बिहार के मुख्यमंत्री जनता के बीच लगातार जाने, रहने, काम करने का कैसे वो करते हुए रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। अभी बताना मेरे लिए नहीं, मैं आपको रिकॉर्ड निकाल कर दिखा देता कि जिस व्यक्ति का कोई निजी जीवन है नहीं। राजनीति में कहां है आप? समाजवादी आंदोलन की धारणा थी, लोहिया जी ने कहा था कि परिवारवाद के खिलाफ खड़ा हो। अब बताइए ना, बिहार में बहुत कुछ मैं बताऊंगा चुनाव बाद, लेकिन आप इसी से समझ लें कि कोई कारण तो है कि 2005 में जो नेतृत्व को समर्थन मिला, 2010 में और प्रबल मिला, 15 में भी मिला, और आज भी सबसे अधिक लोकप्रियता के इंडेक्स पर वो माने जाते हैं। लेकिन अभी जो कोरोना काल जब चला तो उसमें सबसे ज्यादा आलोचना बिहार की इसलिए हुई क्योंकि जो प्रवासी मजदूर थे देश भर के अलग अलग इलाकों से, चाहे वो मुंबई हो या दक्षिण भारत के हिस्से हो या दिल्ली हो, वहां से प्रवासी मजदूर सब के सब बिहार लौटे। एक बार नीतीश कुमार जी ने ये वादा किया था कि जब वो सरकार में रहेंगे तो फिर प्रवासी मजदूर नहीं होगा बिहार का। और लाखों लाख लोग सड़क पर निकल के बिहार चले गए। उनके साथ क्या हुआ वो तो अलग इशू है, लेकिन लाखों लाख लोग दिल्ली से, बेंगलोर से, कोटा से, मुंबई से, जबलपुर से, कहां से, पंजाब से बिहार पहुंचे। तो ये तो साबित करते हैं कि बिहार में प्रवासी मजदूर को जाना ही पड़ा है और अब वो फिर से वापस लौटने की तैयारी कर रहा है। विजय जी, मैंने बताया आपको, एक तो इस वक्त उस पर मुझे कुछ कहना कि कैसे प्रवासी मजदूरों के खाते में सीधे 1,000 रुपए गए। शायद देश का पहला राज्य था, उसके बाद उत्तर प्रदेश इन लोगों ने किया। बाहर में जहां जिस राज्य में है उनको सारी समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना, फिर जब लौट कर आए तो 35 लाख से अधिक लोगों का एक एक इंतजाम करना, रहना। आप समझ सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि बिहार में श्रमिक मजदूर तो जो आपके 47 के बाद जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएगी उसने क्रिएट किया, उसने 90 तक जिस दल की सत्ता थी ऊपर भी और नीचे भी, कुछ पीरियड को छोड़कर जिस बात कर रहे हैं मैंने, वो तो और मजबूत इंजन की सरकार थी। वो तो कई इंजनों की मतलब ताकत वाली सरकार थी, दिल्ली से लेकर यहां तक। अभी भी प्रवासी मजदूर अपने रोजगार के लिए, रोटी के लिए, सम्मान के लिए उसे बाहर जाना पड़ रहा है ना। उन लोगों ने क्रिएट किया माहौल। मैं ये कहना चाहता हूं, हमेशा याद रखिए, जब 2005 में जो लोग 90 में सत्ता में आए, जयप्रकाश जी का नाम लेकर 2005 तक उन्होंने क्या किया ये देश जानता है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। 2005 के बाद जो चीजें बदली हैं आप उस संदर्भ में उसको देखें और जो अभी हुई। लेकिन जो चीज देश में याद रखने चाहिए, कैसे दूसरे राज्यों से बिहार के मजदूरों के साथ क्या सलूक हुआ, ये देश को याद रखना चाहिए। यही तो चिंता की बात है, यही मेरी चिंता है कि क्यों बिहारी हर जगह गाली खाए। यही तो नौजवान पूछ रहा है। वो बिहार देख रहा है और बिहार ने बहुत कुछ 2005 के बाद बिहार ने उस बिहारी अस्मिता को कैसे ग्रहण किया है, ये मुझे लगता है कि ये पूरा देश समझ रहा है और जान रहा है। सर, एक सवाल व्यक्तिगत है कि चंद्रशेखर जी के साथ आपका बड़ा संपर्क रहा, चंद्रशेखर जी पर आपने किताब भी लिखी, चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो आपने उनके साथ काम किया। चंद्रशेखर का जो एक तेवर है, बागी तेवर, क्योंकि मेरी चंद्रशेखर जी के साथ बहुत मुलाकात संसद के सेंट्रल हॉल में रही, उनके साथ मुझे बहुत ज्ञान मिला, कोशिश की। वो बागी तेवर हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आजकल क्यों नहीं नजर आता? मैंने वो बात अधूरी छोड़ दी थी जो आपने पूछा जेपी आंदोलन से निकले लोगों के कि वो मुद्दे और वो प्राथमिकताओं के बारे में कैसे बदल रहे हैं या क्या असर पड़ा। तो मैंने कहा कि जो राजनीति विचारों से संचालित होती थी, तो चंद्रशेखर वगैरह उस ढंग के लोग थे जिन्होंने जीवन में विचारों को अहमियत दी और उस पर वो अंत तक चले। अगर उनको लगा कि उदारीकरण देश के लिए सही नहीं है, उस पर बहस हो सकती है। उन्होंने लिखा भी है कि मैं देश भर में फिर यात्रा कर रहा हूं और लोग समझते हैं कि मैं बिल्कुल गलत हूं, हम रातों रात बहुत अमीर बनने वाले, हमारी जिंदगी बदल जाने वाली है। हो सकता है उनको लग रहा, पर मुझे अपने अनुभव से नहीं लगता। ये चंद्रशेखर जी ने लिखा भी है, जो आपको याद होगा पोस्ट डंकल और गैट के खिलाफ जो उन्होंने देश में यात्रा की थी, उस दौरान अपने अनुभव को लिखा भी है। तो वो दौर था जहां लोग कन्विक्शन से चलते थे। आपको मैं बताऊं उस दौर की खासियत कि दादा धर्माधिकारी ने जो सर्वोदय के बड़े, मैं मानता हूं कि मनीषी
और बहुत अधिक अच्छे भाष्यकार सर्वोदय दर्शन के हुए। उन्होंने अपने किताब में लिखा था, जिसका अर्थ अब मैं समझ पाता हूं, कि दुनिया में मार्क्स से शुरू पे पहले मान लीजिए कि वो एक अग्रदूत या देवदूत के रूप में आए, जिन्होंने कहा गरीबी का अंत हो सकता है। उसके पहले तक माना जाता था कि नहीं, गरीबी फिटेड है, नियति की देन है, ईश्वर की देन है, कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन एक व्यक्ति पैदा हुआ, आप सहमत असहमत हो सकते हैं। तो मार्क्स का विचार वो दुनिया के गांव झोपड़ी कल्चर को, कॉन्टिनेंट को, लैंग्वेज को तोड़ करके पहुंचा। नई टेक्नोलॉजी ने जो हालत थी कि स्टीव जॉब्स का आईपैड उससे भी अधिक दूर तक पहुंच गया, ये मोबाइल फोन कहां तक पहुंच गया, ये मेरी निजी धारणा जो देख करके गांवों को समझ में आती है विजय जी, कि दो सिमली से मैं तुलना करता हूं। जो कहा हमारे दादा धर्माधिकारी ने कि क्या किस ध्रुव में हम खड़े। आज दुनिया को विजय जी हमें समझ लेना चाहिए कि अधिक चलाने में सबसे दो चीजों का बड़ा रोल है, टेक्नोलॉजी और कैपिटल, बाजार। ये फंडामेंटल ट्रूथ हो गया। टेक्नोलॉजी, उसमें आप देखें, अब दुनिया, पहले हम लोग कहते थे भारत में भाई काशी है, कांचीपुरम है, पूना है, या इस तरह की जो है ये चीजें संचालित करते हैं, देश को एक लाइट हाउस के रूप में काम करते हैं। अब वो हो गया है सिलिकॉन वैली। भारत में एक छोटा मोटा बेंगलोर उस मुकाबले कह सकते हैं। अब देखिए आपके पड़ोसी देशों ने कैसे अपनी नीति बदल ली। जिस देश की मूल मान्यता थी साम्यवाद के तहत कि साम्यवादी दर्शन, उसके सबसे बड़े व्यक्ति ने जिसने अपने देश को बदल दिया 87 में, 78 वगैरह के आसपास है, उनका नारा था इट हार्डली मैटर्स वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट टिल इज कैट इज माइस। यानी मार्केट इकोनॉमी हो या साम्यवाद हो, इसका कोई फर्क नहीं। तो कैसे नीति बदल ली, हम पीछे छूट गए। मैं आपको कहना चाहूंगा विजय जी की आज देश में इस बात की इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, और खास तौर से हमारी विधायिका में बैठे सारे साथियों के लिए, कि जो कानून आज बनना चाहिए अगर हम 10 वर्ष बाद बनाएंगे, हम अतीत की राह पर चलेंगे, तो दुनिया में हमारी जगह कहां होगी, ये हमें तय करना होगा, सोचना होगा। जी, कन्विक्शन से कन्वीनियंस तक हम पहुंच गए, बाजार से। ये तो ठीक है, आपने विधायिका की चर्चा की। मैं आपके उपसभापति होने के साथ आपकी सीमाएं समझता हूं, इसलिए मैं अंदरूनी बात नहीं कर रहा। लेकिन आपने जब विधायिका की चर्चा की, हमारी संसद की चर्चा की, क्या आप पाते हैं कि हम उन पैरामीटर्स पर खरे उतर रहे हैं, हमारे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, हमारे सांसद, हमारे विधायक, जिसके लिए हम लोग उन्हें चुनकर भेजते हैं? दरअसल मैं आपको बताऊं कि जब मैं 2014 में राज्यसभा गया, तो राज्यसभा की छवि मेरे मन में उन पुरानी पढ़ी हुई चीजों को लेकर थी। भूपेश गुप्ता, पीलू मोदी, चंद्रशेखर, इवन कांग्रेस में, हर दल में दे वर स्टॉलवर्ड्स, और कैसे गरिमा रहती थी बहस से लेकर सारी चीजों में। जो कुछ मेरा अनुभव रहा सांसद के रूप में, मैं शायद 16 दिसंबर के आसपास लेख लिखा है, फर्स्ट पोस्ट में, अंग्रेजी में वो लेख है कि हमारी संसद क्या यही थी। उसमें मेरी निजी भावनाएं हैं सारी। तब मैं उस लेख का आपको नाम भी बता देता हूं। 7 दिसंबर 2015 को लिखा था मैंने, 7 दिसंबर 2016 फर्स्ट पोस्ट में, कि संसद की गरिमा कहां थी और कहां पहुंच गए। मुझे लगता है कि जब हम स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं सारे लोग, जब मैं उपसभापति हो गया और स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में हम लोग सब जगह मिले, तो चाहे वो किसी तरह के स्पीकर्स हो, बिल्कुल एक्सट्रीम मतलब दूसरे विचार से लेकर एक्सट्रीम दूसरे विचार के लोग हों, सब जब बैठते हैं साथ, तो पाते हैं कि हमारे सामने ये चुनौतियां हैं, हमको मिलकर काम करना है। हमें मिलकर काम करने की गति पर कब साथ पहुंच सके, कैसे एक सर्वसम्मति बना सके, मुझे लगता है आज देश के लिए सबसे अधिक जरूरत है। और सिर्फ संसद के लिए नहीं, विधानसभाओं के लिए भी, क्योंकि दुनिया विजय जी जिस तेजी से आज बदल रही है, हम चाहें या ना चाहें, लेकिन वो दुनिया बदल रही है। और उस बदली दुनिया में अगर हमें अपनी जगह रखनी है, अगर देश को हमें मजबूत बनाना, अपने राज्य को मजबूत बनाना है, तो जिस तरह से संसार बदल रहा है, आपका पड़ोसी देश बदल रहा है, आपको उसके अनुरूप अपने को तैयार करना होगा। हाँ, भारत कभी दूसरे पर इन्हीं खूबसूरतियां,
नहीं रहा, न हम रहेंगे, न हमारे मिजाज में है वो। हम एक अलग अलग संस्कृतियों के देश हैं, अलग अलग विचारधाराओं के देश हैं, अलग अलग खान पान के देश हैं, हमारी खूबसूरती भी है। लेकिन इसके साथ ही हमें वो ताकत ग्रहण करना होगा कि हम इस खूबसूरती को बचाए रख सकें। इस खूबसूरती को बचाए रखने के लिए बदलती दुनिया में हम अपनी जगह कैसे कायम कर सकें, हम कैसे मजबूत इंस्टीट्यूशंस कायम कर सकें, हम कैसे, आपको याद होगा किस तरह से लीकेजेज होते थे। मैं मानता हूं जिस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री या उस प्रधानमंत्री रहे जिस व्यक्ति ने कहा था कि ऊपर से चला हुआ 1 रुपया नीचे 15 पैसा है, उनकी ऑनेस्ट कन्फेशन थी, ये मैं मान रहा हूं, मैं उसको कोई वो नहीं कर, पर ऐसी चीजों को रोक देने की कोशिश अब हमें करनी पड़ेगी सख्ती से। यही देश के हित में होगा ताकि देश तेजी से वहां पहुंच सके जहां उसे जगह चाहिए। इसी रूप में आपने स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की चर्चा की। स्पीकर कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चर्चा होती है। मुझे याद आ रहा है कि आजादी की 50वीं सालगिरह, पार्लियामेंट की 50वीं सालगिरह हो रही थी, बड़ा एक विशेष सम्मेलन हुआ था, मैं उसको देखा था, कवर किया था। उसमें भी बहुत बातें हुई थी कि संविधान की व्यवस्था को कैसे कायम किया जाए, संसद की व्यवस्था को कैसे कायम किया जाए और उसके वेल में नहीं जाया जाए, किस तरह से फॉलो किया जाए। पूरा एक विशेष सत्र हुआ था, उसको लेकर बहुत प्रस्ताव भी पारित किया था पार्लियामेंट ने। हमेशा स्पीकर्स की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी ये चर्चा होती है, विधानसभाओं के स्पीकर्स के साथ आप बैठते हैं। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो आप सभी विपक्षी दलों, सरकार के दलों के साथ बैठकर ये बात करते हैं कि हम सत्र को अच्छे से चलाएं। किसको भुलावा देते हैं, किसको बिल्कुल सही कहा, ये बिल्कुल प्रस्ताव पारित हुआ था, मुझे याद है, उसमें कई चीजें तय हुई थी। आपने बिल्कुल सही है, उससे लगता है कि आप किसको, हमको कब तक भुलावा देते रहेंगे। दरअसल मैं आपको बताऊं कि इसकी मतलब एक रास्ता तो इसको है कि सचमुच राजनीतिक दल सभी अगर मिलकर एक आम सहमति नहीं बनाएंगे तो चीजें लोकतंत्र में कैसे तेजी से आगे बढ़े, यह एक कठिन चुनौती हो। इसलिए एक हमें आपस में बैठ करके, क्योंकि देश में सबका समान देश के हित का दायित्व है और सबकी रुचि ही है, ये भी मैं मानता हूं, पर एक न्यूनतम हमें सीमा रेखा सबको मिलकर के तय करना ही होगा इस बदलती हुई परिस्थिति में दुनिया की कि हम कैसे काम करें। सिर्फ संसद की नहीं, विधानसभाओं की भी, उसके नीचे आए तो हमारे, उसके नीचे और आए तो मैं कहूंगा पंचायतों तक। अगर पंचायतें हमारी बेहतर तरीके से काम करें, विधानसभाएं काम करें, संसद काम करें, तो आप देखिए कि देश का माहौल कैसे बदल जाता है। संसद तो रोल मॉडल है ना, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम का रोल मॉडल है संसद। हम वहां से ही पूरा परकोलेट होता है सिस्टम। सही कहा आपने, ये तो पंडित जी ने कहा था 56 वगैरह में, जिस तरह के आचरण को पंडित जी ने देखा, और हमारे राधा कृष्णन ने कहा था हम लोग प्रोफेशनल एजुकेटर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, राधा कृष्णन जैसे व्यक्ति, कि वो टर्म ना हो। बहुत सारे लोगों ने कहा, पंडित जी ने कहा कि अगर हम ये काम करेंगे तो नीचे असर क्या पहुंचेगा। और हमारे यहाँ उससे पहले आप देखें, महाभारत में कहा गया, गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, महाभारत में कहा गया महाजनो यम गता सो पंथ, यानी अगुआ समाज की जिस रास्ते जाते हैं वही रास्ता दिखाते हैं। तो आज बिल्कुल ये जरूर मैं मानता हूं कि ये शुरुआत होनी चाहिए संसद से, विधानसभाओं से, कि हम किस तरह से, और इसके लिए रास्ता यही है कि सारे राजनीतिक दल के लोग, क्योंकि आप देखें आजादी के बाद से सभी दल सत्ता में है, तो ये तो सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन एक वर्किंग हमें रिश्ता तो सबका, एक सर्वानुमति का, एक सब साथ मिलकर चले, कुछ डेकोरम हो, कुछ चीजें हो, वो तो तय करना होगा। अब आप देखें, आपने ब्रिटेन से कहते हैं लोकतंत्र का मॉडल लिया, वेस्टमिनिस्टर मॉडल, वहां क्या इस तरह की चीजों की इजाजत है? आप देखें सीनेट अमेरिका में क्या इजाजत है, ऑस्ट्रेलिया में क्या, वहां पर वहां के नियम और वहां की व्यवस्था देखी। तो जब आपने उस व्यवस्था को अपनाया तो उसकी उन चीजों को भी अपनाना होगा। नहीं तो गांधी ने कहा था कि भाई अनुशासनहीनता तो हिंसा है, हमें स्व अपने ढंग से मानना पड़ेगा कि हम स्व अनुशासित हों। जो लगातार आप नेहरू जी का बड़ा कंसर्न पहुंचेंगे, एक आध सांसद किसी गलत आचरण के कारण निकाले गए, उसमें पंडित जी ने बहुत बढ़िया भाषण उस वक्त दिया कि हमें कैसे रोल मॉडल के रूप में काम करना है। उस स्पिरिट को जिलाने के लिए, उस स्पिरिट को रीएक्टिवेट करने के लिए सबको एक सहमति बनानी पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है।
आपने कहीं लिखा कि विकासशील देशों में एक प्रवृत्ति होनी चाहिए राजनीतिक दलों की सरकार को सहयोग करने की। विकासशील देशों की जरूरत है कि वहां पर सरकार को सहयोग के साथ काम करना चाहिए, राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को। तो क्या मैं इसे दूसरे नेगेटिव तरीके से देखूं तो क्या आप समझते हैं कि विरोध की जगह नहीं है मौजूदा लोकतंत्र विकासशील देशों में? बिल्कुल, ये तो पहले पंडित जी ने कहा था, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जब पंडित जी ने यह कहा तो अशोक मेहता ने किताब लिखी थी, वो जो बड़े चर्चित किताब थी। उसके बाद वो आपको याद होगा कि सोशलिस्ट पार्टी से उनको बुला करके उन्होंने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बनाया, द कंपल्सन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, शायद जहां तक मेरी स्मृति, अशोक मेहता की बड़ी चर्चित किताब थी। तो ये तो पुरानी परंपरा की मैं बात कर रहा हूं विजय जी, और मैं तो ये कह रहा हूं कि सब आएंगे और जाएंगे, लेकिन देश का विकास सबके लिए चुनौती होगी। अब आप देखें पर्यावरण का संकट, जॉब ग्रोथ का संकट, टेक्नोलॉजी शिफ्ट कर रही है। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4th आने वाला है, तो आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट करेगी तो उसका असर क्या पड़ेगा। तीसरी चीज याद रखिए, कुछ ही वर्षों में विजय जी, ये डेमोग्राफर्स कह रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश होने वाले हैं। यानी हमारा क्षेत्रफल बहुत कम, जैसा मैंने बिहार के बारे में बताया कि क्षेत्रफल बहुत कम, लेकिन आबादी सबसे अधिक, दूसरे नंबर पर शायद देश में होगी उत्तर प्रदेश के बाद। घनत्व तो शायद दुनिया में सबसे अधिक बिहार में मिलेगा आपको। तो इतने आप कुछ दिनों में चाइना को टेक ओवर करने वाले हैं। चाइना आपसे क्षेत्रफल में 3 गुना है। यूएस 30 करोड़ 32 करोड़ आबादी है, आप से 5 गुना एरिया का। तो ये जो चुनौतियां आ रही हैं, टेक्नोलॉजी कैसे दुनिया को बदल रही है। कुजनेट्स है ना, जो माने जाते हैं कि बड़े फ्यूचरिस्ट हैं, बताते हैं दुनिया कैसे बदल रही है। तो उनका 2016 में असेसमेंट पढ़ा था कि हमारे जीवन काल में, यानी 25-30 वर्षों का मान लीजिए एक व्यक्ति का जीवन का एक्टिव हिस्सा, तो उसमें 20,000 पिछले 20,000 वर्षों में जो परिवर्तन हुआ है उतना परिवर्तन होने वाला है, ऐसा उन्होंने कहा। कुछ मैंने ये सवाल इसलिए किया कि कुछ लोगों ने कहा कि जब अभी पार्लियामेंट का सेशन चला कोविड की मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद, तो उसमें क्वेश्चन ओवर नहीं रखा गया, और हमारे जो बड़े लोग हैं उन्होंने इस पर सवाल खड़ा नहीं किया। तो लोगों को लगा कि विरोध की जगह अब मौजूदा सरकार में या सिस्टम में नहीं बची। मुझे लगता है कि इसको इस ढंग से देखना चाहिए विजय जी, कि जो लोग सवाल उठा रहे थे वो अपने राज्य में जहां जहां मतलब उनके दल की सरकार है वहां भी उन्होंने, तो इसको दलगत ढंग से मत देखिए भाई। आपको एक नॉर्मल डेज में, तो आप गलत समझते हैं, उनके व्यवहार को छोड़ दूंगा, लेकिन आप इस सवाल को नहीं, आप एक सूचना देने के लिए जितने लिखित सवाल आए हैं सबके जवाब दिए गए हैं, सबके ओरल सवालों के लिए हुआ सबकी सहमति बनी होगी। ये मैं उसमें हिस्सा नहीं था इसलिए मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन कई राज्य विधानसभाओं में इस बात से मैं उपसभापति के तौर पर नहीं, मैं एक सांसद के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर समझता हूं, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या प्रश्नकाल का नहीं होना संसदीय व्यवस्था का बेहतर गुण है? इसे आप अच्छा मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश काल और परिस्थितियों के अनुरूप जो बैठक राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं की होती है, जिसमें एक सर्वानुमति बनता है, जिसमें चर्चा के बाद चीजें तय होती हैं, उसको हमें गौर करना चाहिए। आप ये देखिए विजय जी कि सामान्य दिनों में सुबह 11 से हम शाम 6 तक बैठते हैं, 1 से 2 के बीच लंच। मैं सिर्फ संसद की बात कर रहा हूं। असामान्य दिनों में आप मानेंगे, कोविड बड़ा सामान्य दिन, 9 बजे से हमें 1 बजे तक बैठना है। अब इन 2 के बीच आपको चूज करना है कैसे बिजनेस होगा। उसमें देश के मुद्दों पर बहस हुई है। जिन्हें आप देश के मुद्दे कहते हैं, मैं उन्हें सरकार का एजेंडा कहता हूं। क्योंकि कई ऐसे इश्यूज पर इकोनॉमी से लेकर बाकी चीजों पर आप गौर करेंगे, जिस तरह की चर्चा हुई, हेल्थ पर हुई, कोविड पर हुई, वो सारा देश का मुद्दा था, वो सब कुछ देश का मुद्दा। चलिए सर, समय बहुत कम है, आपसे बात करने में बहुत आनंद है, लेकिन आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे गुरु रहे हैं पत्रकारिता में, आपको फॉलो करते रहे हैं, और पत्रकारिता से आप राजनीति में आए, तो बहुत सारे लोग इसको भी सवाल के तौर पर देखते हैं कि क्या पत्रकारिता से राजनीति में आना एक ठीक रास्ता है, या वो आपकी इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े करता है? निश्चित तौर से बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ किया। निजी तौर पर अगर जवाब दूं
तो मुझे लगा कि 40 वर्ष तक मैंने पत्रकारिता में काम किया। मैंने शुरुआत की टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप धर्मयुग से, फिर मैं आनंद बाजार रविवार में आया, फिर एक अखबार में काम किया जिसको बिल्कुल नीचे से खड़ा किया। और शुरू से याद रखें, हम लोग बिहार आंदोलन से निकले लोग, तो राजनीति की रुझान हमेशा रही, किसी दल के प्रति नहीं लेकिन विचारों के प्रति हमेशा रही। हमें लगा कि देश के जो टॉप इंस्टीट्यूशन है कैसे काम करते हैं, कम से कम उनमें जाकर तो देखें। ये होना, पर कहने वाले जो आपने कहा उस तरह के ही आरोप लगाते हैं। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसके पहले कितने लोग गए हैं। आपको याद होगा आजादी की लड़ाई के पहले यूनाइटेड प्रोविंस में जो सबसे सम्मानित हमारे संपादक थे वो मंत्री थे। मैं आपको अगर गिनती बनाऊं विजय जी, तो वहां से लेकर और हमारे आने के पहले तक कितने लोग गए हैं। मैं मानता हूं कि सबकी वो निष्ठा नहीं थी। मेरे बारे में जो कुछ कहें आप, उसका मैं व्यक्तिगत जवाब दे दूंगा एक एक चीज पर ये व्यक्तिगत सवाल नहीं था, मैं एक प्रोफेशनल नहीं, मैं जो ऐसे लोग हैं उनकी कुछ अर्ज, उनका भी सोच कुछ रहा हो। हमारे मन में हमेशा रहा विजय जी एक सवाल, चाहे मैं चंद्रशेखर जी के साथ पीएमओ में गया या अभी मैं जब राज्यसभा का सदस्य बनना तय किया, कि मैं जानूं कि सिस्टम काम कैसे करता है। और आज मैं कभी चर्चा हो तो बताऊंगा कि सिस्टम में कहां पर लैकुना है। एक पत्रकार के रूप में मैं जो देखता था नीचे, बिल्कुल ब्लॉक लेवल पर काम करते हुए गांव में जाकर के, और ऊपर जो चीजें होती हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है, गलत या सही, एक परसेप्शन और समझने की दृष्टि मुझे मिल रही है। ये मैं मानता हूं कि अपने को मैं एजुकेट कर रहा हूं उसमें। चलिए सर, बहुत 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 अच्छा लगा। अब आप सवाल पूछने से जवाब देने की भूमिका में आए हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा मुझे लगा आपके साथ बात करके और बहुत ज्ञानवर्धन मेरा हुआ। आप अपना ध्यान रखिए और बहुत शुक्रिया कि वक्त आपने निकाला। बहुत धन्यवाद। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।